आपने अश्विनी जी की किताब जो उनकी बुक है इट्स माई लाइफ को कंप्लीट आपने किया, लिखी उन्होंने? यही नहीं, एक बुक है उनकी, ये रोम रोम में राम। रोम रोम में राम। हाँ, उनका एक सपना था कि राम मंदिर बने। बुक्स तो मैंने कई लिखी, जैसे अपने अनुभव से जीवन संध्या है, जिंदगी का सफर है, ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, अनुभव है, आज और कल है। आज और कल में तो मैं युवाओं के लिए लिखी है। सबसे बड़ा जो मेरे सफर का हम सफर मेरे पति अश्विनी जी, जिनका मेरी जिंदगी में बहुत रोल है। कैसे मिले आपको अश्विनी जी? जब मैं 10 ईयर की थी, वो 12 ईयर के थे, तब अच्छा। हम मिले। और मिले भी हम रेडियो स्टेशन में बच्चों के प्रोग्राम। अश्विनी जी अपने बचपन में बहुत टैलेंटेड थे और मैं अपने बचपन में बहुत टैलेंटेड थी। हम दोनों सिलेक्ट होकर आए थे और उन्होंने जो फिक्स किया हुआ था उसी डेट पे मेरी आर्य समाज मंदिर में शादी हुई, और शादी भी 1 रुपए से। मीडिया का दबाव, ट्रोलिंग और आलोचना के बीच सच्चाई को बनाए रखना कितना संभव है? एक अंदर से भावना थी कि मुझे समाज सेवा करनी है। वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सब जो जर्नलिज्म इन्होंने भी किया। अश्विनी जी की तेज तरार कलम थी, निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकार थे। अब भी है, ऐसा नहीं है कि जर्नलिज्म ना कभी मर सकता है ना मरेगा। लाला जगत नारायण जी, रमेश चोपड़ा जी और अश्विनी चोपड़ा जी, इन 3 पीढ़ियों की विरासत को संभालना आपके लिए क्या जिम्मेदारी थी? मुझे लाला जी से, आदरणीय रमेश चंद्र जी से, अश्विनी जी से एक विरासत मिली, देश सेवा की, अखबार चलाने की, समाज सेवा की। देखो, विरासत सबको मिलती है, संभालनी किसी किसी को आती है। जो उनसे मैंने सीखा, अब जो भी मैं हूँ, मैंने अश्विनी जी से सीखा। आपकी जिंदगी में सबसे कठिन मोड़ कौन सा था? अश्विनी जी का जाना। वो जब गए इस दुनिया से, उन्होंने अलविदा कहा, तो वो मेरे लिए बहुत ही कठिन, समझ लो आई वॉज फिनिश। जब आपका अपना कोई चला जाता है तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी तकलीफें भी आती हैं। तो वो एक जिंदगी का एक्सपीरियंस है, वो भी सबको लर्न करना चाहिए। नमस्ते। आज हम नेत्राना में एक ऐसे विषय की तरफ जा रहे हैं जो मेरा एक ड्रीम भी था, जिनसे बात करना, जिनको मैंने जीवन जीते हुए देखा और हर स्थिति को हर बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए, जब भी मैंने उनको देखा ना, वो एक स्माइल में होती थी। और उन्होंने बहुत जिम्मेदारियों को इतनी स्माइल, एक मधुर सी स्माइल, डिवाइन स्माइल है उनके फेस पर। वो हैं हमारी किरण दीदी। आज हम पंजाब केसरी के ऑफिस में नेत्राना से, आज हमारे साथ है पंजाब केसरी समूह की आवाज, एक ऐसी शख्सियत जो विरासत को निभाने का अर्थ जानती हैं, चोपड़ा परिवार से, कि उस परंपरा से जहां कलम एक मिशन है और सेवा एक जीवन है। लाला जगत नारायण जी, रमेश चोपड़ा जी और अश्विनी चोपड़ा जी की विरासत को अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं किरण चोपड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनको बहुत किरण दीदी भी कहती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ ये मेरी रोल मॉडल है, मैं इनको बहुत एडमायर करती हूँ, तो मेरे मुंह से बहुत बार आज किरण दीदी ही निकलेगा। और किरण दीदी, क्या बोले हम आपके लिए, और जो आपका मन करे। आपकी मेरे एक ही लाइन, विरासत मिलती नहीं निभाई जाती है, कितनी सुंदर एक लाइन है जो मैंने आपके मुख से सुनी। विरासत लेना बड़ा आसान है माँ बाप की, उनके जिम्मेदारियों को निभाना, आज ये विषय ही वही है कि जिम्मेदारियां कैसे बेखूबी से निभाई जाती हैं। किरण दीदी, कैसे ये सफर रहा? ये सफर बहुत अच्छा, चैलेंजिंग और एक सबको प्रेरणा देने वाला, सबको आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने वाला, और अपने लिए बहुत से अनुभवों के साथ जुड़ा हुआ सफर है। सफर, आप जानते हैं कि कोई भी सफर हो, हर सफर में उतार चढ़ाव होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सफर भी कुछ इसी तरह का है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, चला रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। कैसे शुरुआत हुई सफर की? कैसे मिला आपका हम सफर इस सफर को ले जाने के लिए? देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कैसे हुई इस सफर की जी। जब पैदा होती है एक बेटी, तो उसका सफर तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। हाँ, और मैं अपने माता पिता की चौथी संतान, यानी कि मेरे माता पिता की 6 बेटियां, उसमें से मैं चौथी संतान हूँ। और मैं उस जमाने से हूँ, मतलब आपके सामने हूँ, जब लोग कहते थे कि अरे दूसरी बेटी, तीसरी बेटी,
हाँ। चौथी बेटी। पर मेरे जो माता पिता थे, स्पेशली मेरे फादर, जी। ही वॉज सो एजुकेटेड एंड लर्नड पर्सन। उनको था कि बेटियां ही मेरा गर्व है, बेटियां ही मेरा प्राउड है, और वो किसी को हाय नहीं कहने देते थे। वो कहते थे बेटियां जो हैं यही मेरा नाम रोशन करेंगी। और आपको मालूम है, हमेशा मैं आई बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली। अच्छा। तो मेरे फादर यही जाने जाते थे, ये पंडित जी की बेटियां। और उनकी बेटियों ने ऐसा कर दिखाया, सभी बेटियां पढ़ी, आगे बढ़ी, ऐसा कर दिखाया कि थोड़े क्षणों के बाद, थोड़े सालों के बाद लोग कहने लगे कि ये बेटियों के पिताजी पंडित जी हैं। कितनी खूबसूरत बात है। बहुत खूबसूरत। सोच की बात है कि आप कैसे सोच, आपके पिताजी की सोच ने कहाँ आज आप मैं तो कहूंगी बनने पे वो मजबूर कर दिया कि आज वो किरण चमक रही हैं। हाँ। तो सबसे पहला आपके गुरु, आपके माँ बाप, आपके फादर ही रहे। फादर और मेरी माँ जो थी उसने मुझे संस्कार दिए, वैल्यूज दी। और जैसे मेरे पिताजी को, मेरे पापा को सभी कहते थे कि आपकी इतनी बेटियां हैं, आप इनकी शादी कर दो जल्दी से। तो कहते थे नहीं, मैं इनको एजुकेशन दूंगा और मॉरल वैल्यूज दूंगा, संस्कार दूंगा। और वही उन्होंने हमें दो चीजें दी और जो जिंदगी में काम आ रही है। फिर आगे रास्ता बढ़ता गया। आगे रास्ता बढ़ता गया। और सबसे बड़ा जो मेरे सफर का हम सफर, मेरे पति अश्विनी जी, जिनका मेरी जिंदगी में बहुत रोल है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ या किसी भी मुकाम पे हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ, अखबार चला रही हूँ, इसमें सारा योगदान मेरे हस्बैंड का है, अश्विनी चोपड़ा जी का। कहते हैं ना कि हर पुरुष के पीछे, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। पर मैं कहती हूँ कि हर महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है, चाहे वो पति के रूप में हो, पिता के रूप में हो, या भाई के रूप में हो, या बेटे के रूप में। आप किस्मत वाली हैं कि आपको आपके पीछे अच्छे पुरुष ही मिले, फादर के रूप में, पति के रूप में और बेटों के रूप में भी। आज आपके पास तीन पुरुष खड़े हैं आपके पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप इसमें बहुत किस्मत वाली हैं। और ये सफर फिर आगे बढ़ता गया। कैसे मिले आपको अश्विनी जी? अश्विनी जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अश्विनी जी और मैं बचपन के साथी हैं। अच्छा। जब मैं 10 ईयर की थी, वो 12 ईयर के थे, तब हम मिले। और मिले भी हम रेडियो स्टेशन में बच्चों के प्रोग्राम। अरे वाह। बहुत ही दिलचस्प था। और क्योंकि वहाँ पे बच्चों की सिलेक्शन होती थी, जो ऑलराउंडर बच्चे थे, टैलेंटेड बच्चे होते थे, वो आते थे। अश्विनी जी अपने बचपन में बहुत टैलेंटेड थे और मैं अपने बचपन में बहुत टैलेंटेड थी। हम दोनों सिलेक्ट होकर आए थे। अश्विनी जी बहुत बड़े नामी ग्रामी परिवार से थे और मैं एक साधारण परिवार से थी। तो अश्विनी जी को लोग बहुत आगे पीछे पूछते थे। और मैं क्योंकि नॉर्मल परिवार से थी तो मैं भी टैलेंटेड, पर वो थोड़ा सा जो अंतर दिखता था ना, कि आपको मालूम है कि लोग कैसे पूछते हैं, चाहे वो कोई भी स्थान हो। तो थोड़ा सा मुझे हेटेड मेरे मन में पैदा करता था कि ये क्या इंसान है, किसके पीछे क्यों भागते हैं सब। तो इस तरह से हमारे हेट एंड लव जो होता है ना, वो शुरुआत थी कि आई यूज्ड टू हेट हिम। ओह माय गॉड। हाँ, ये डिफरेंट है हमारा। तो आई नेवर यूज्ड टू लाइक हिम। तो हम लोगों ने रेडियो स्टेशन में बच्चों के प्रोग्राम से शुरू किया और हमेशा मेरा कंपटीशन रहता था इनके साथ, कि कोई वहाँ क्वेश्चंस पूछने होते थे, कोई परफॉर्मेंस देनी होती थी, तो मुझे लगता था आई एम द वन, आई एम फर्स्ट। तो उनको लगता था मैं फर्स्ट हूँ। पर अल्टीमेटली उन्होंने सरेंडर किया और तब मुझे लगा कि ठीक है, अब बराबर है। तब हमारी थोड़ी सी दोस्ती शुरू हुई। और एक ऐसा भी चांस आया कि आर्मी में हम लोग गए, वहाँ क्वेश्चंस आंसर पूछने थे, तो इनको 4 क्वेश्चन दे दिए गए और मुझे 2 क्वेश्चन दिए गए। तो आई वाज रियली अपसेट। तो उन्होंने बड़े सॉफ्टली मुझे कहा कि किरण, मैं आपको अपना एक क्वेश्चन दूंगा, हमारे पास दोनों के 3-3 हो जाएंगे। तो उससे फिर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा। और फिर मुझे याद है कि बॉबी पिक्चर आई। अच्छा। तो वहाँ लोगों को टिकट्स नहीं मिलती थी, तो क्योंकि ही वॉज फ्रॉम वेरी इन्फ्लुएंस वाली फैमिली से थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको टिकट्स दे दूँ। तो आई स्लैप्ड हिम कि हाउ डेयर यू आस्क मी, कि हमारे, क्योंकि हम उस परिवार से थे जहाँ ऐसा अच्छा नहीं समझा जाता था। अच्छा। तो इन्होंने तो फिर ठान ही लिया।
उस छोटी सी उम्र में ही कि मैं तो शादी इसी लड़की से करूँगा। और मैं साइंस स्टूडेंट थी, मेडिकल लाइन में थी, तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो इन्होंने धीरे-धीरे लाइक अपनी सिस्टर थ्रू, अपने फ्रेंड्स थ्रू मुझे कन्विंस किया कि मुझे ये लाइन नहीं लेनी, और फिर मैंने चेंज किया। फिर मैं सोचा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँगी। तब से हमारा ये था कि बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मिलते नहीं थे क्योंकि मिलने का ज़माना नहीं था, मिलते नहीं थे, पर अंडरस्टैंडिंग थी। और मैं ऑलराउंडर थी, बड़ी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी, ड्रामाज़ में, डिक्लामेशन में, डिबेट में, भंगड़ा, गिद्दा, कोई नेम एनीथिंग, मैं सब में हिस्सा लेती थी। तो जहाँ भी मैंने कहीं पार्टिसिपेट करने जाना, तो ये सबसे आगे लाइन में बैठे होते थे। आपके सबसे बड़े एडमायरर थे। और यही नहीं कि इनके चाचा जी कभी-कभी जज बनते थे, तो ये मुझे लगता था उनके कान में यही कहते थे कि इसको फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, तो मुझे आना ही होता था। तो मतलब अजीब-सा हमारा डिफरेंट एक कहते हैं ना कि डिफरेंट स्टार्ट हुआ, डिफरेंट आपको तरीके से। लगता, मुझे ऐसे आपकी बात सुन के लगा कि जैसे भगवान ने 2 सितारे इकट्ठे ही भेजे थे, वो शुरू से ही दोनों की आपस में इतनी समझ, कह लीजिए कौन 10 साल 12 साल में इतनी समझ रखता है, तो कुछ जिम्मेदारियां शायद भगवान दे के ही भेजता है, और बिल्कुल। वो एक आपका रिश्ता मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा-थोड़ा। फिर आगे कैसे गए? आगे बस फिर जब शादी का टाइम हुआ, तो इन्होंने रिश्ता भेजा। रिश्ता भेजा तो मेरे पेरेंट्स गए, तो वो घबरा रहे थे कि इतने बड़े फैमिली से रिश्ता आया है, और आई डोंट नो वो सोच रहे थे कि सीरियस है कि नहीं है। पर लाला जगत नारायण जी, आपने सुना है, बहुत फेमस बिल्कुल। थे, प्रिंसिपल के लिए फेमस थे, अपने प्रिंसिपल थे उनकी लाइफ में। उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। वो उन्होंने पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी, फिर देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण भी त्याग दिए, शहीद हुए दोनों। जब उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, तो मेरे पेरेंट्स स्पेल बाउंड थे, कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने खुद ही कहा कि शादी करनी है और संडे है कल, कल हम शगन करेंगे 1 रुपए से। तो मेरे माता पिता तो घबरा गए कि कैसे संडे, कल तैयारी कैसे होगी। तो पर वो जो उन्होंने कह दिया वो करते थे। तो नेक्स्ट डे शगन हुआ सिंपल 1 रुपए से। और आप मानोगे, उन्होंने जो फिक्स किया था, अभी की मेरी दादी सास की डेथ हो गई, पर उन्होंने जो फिक्स किया हुआ था उसी डेट पे मेरी आर्य समाज मंदिर में शादी हुई, और शादी भी 1 रुपए से। अच्छा। हाँ, बहुत लोग थे, कई गवर्नर थे, कई चीफ मिनिस्टर थे, 10,000 से ऊपर लोगों की संख्या थी वहाँ पे। पर शादी मंदिर में बड़े सिंपल तरीके से, और 3 कपड़ों में। कितना सुकून होगा आपके माँ-बाप के दिल में कि जब मैं भी बेटियों की माँ हूँ, जब कोई ऐसे आके बोले ना कि सबसे बड़ा हीरा तो बेटियां हैं, और ऐसे माँ-बाप मिलना, माँ-बाप होते हैं वो जो अपनी बेटियों को 1 रुपए में, क्योंकि उनके लिए बेटी सबसे कीमती है, बिल्कुल। और आज वो बेटी वो नाम रोशन करके दिखा रही है, बहू बन के नहीं, बेटी बन के बैठी है। कितना खूबसूरत वो रिश्ता आपने जिया है। फिर आगे कहाँ तक गए? एक्चुअली क्या कि मैंने कॉलेज में कसम खाई थी, तब उस समय की बात है कि जब लोग, लड़कियां कसमें खाती थी कि हम उससे शादी कराएंगे जो डॉरी नहीं लेगा। तो आई वॉज वन ऑफ देम। मैंने कसम खाई थी, पर मुझे लगता नहीं था कि ऐसे कोई मिलेगा, क्योंकि मेरी 6 बहनें और हर एक का अलग अलग परिवार में शादी हुई, परिवारों में डिफरेंट डिफरेंट तरीका था। तो पर अश्विनी जी का एक ही बात थी कि मुझे तो किरण की वैल्यू है, और सेम उनके पेरेंट्स की थी, सेम लाला जी की थी, कि हमें तो लड़की चाहिए 3 कपड़ों में, जो संस्कारी हो, वैल्यूज रखती हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आप मानोगे, मेरे सास ससुर की भी शादी 1 रुपए से हुई। अच्छा। मेरी शादी भी 1 रुपए से आर्य समाज मंदिर में हुई, और अब मैंने अपने तीनों बेटों की भी शादियां आर्य समाज मंदिर में 1 रुपए से की। इसी को कहते हैं वैल्यूज को आगे लेके जाना। अब आपके घर पे अखबार, समाज सेवा और राष्ट्र की धड़कन, इस वातावरण ने आपकी सोच को कैसे गढ़ा? ऐसे हुआ कि जिस परिवार में मैं शादी होकर आई, तो लाला जी, रमेश जी और अश्विनी जी, ये सभी देशभक्त तो थे, समाज सेवी भी थे। इनका अभी भी आप निकल जाओ तो कई लोग मिलेंगे कि
अश्विनी जी ने मेरा वो साथ दिया, अश्विनी जी ने मुझे खड़ा किया, रमेश जी का मैं ये इस तरह से देनदार हूँ, और रमेश जी ने मेरी ये सहायता की थी, लाला जी ने ये प्रिंसिपल कायम किए थे। मतलब आपको हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे। तो वो ये चीज मुझे परिवार से मिली, समाज सेवा परिवार से मिली। और उसके बाद एक बचपन में मेरी जो अपनी इच्छा थी, जो मेरी एक कहते हैं ना, बहुत एक अंदर से भावना थी कि मुझे समाज सेवा करनी है। आप मानोगे, जब 71 की पाकिस्तान के साथ युद्ध था, तो मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने वहां भी अपना नाम दिया था, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे ओह, कि so बहुत sweet. छोटी है, कि मैं सेवा करने आर्मी के जो जख्मी होकर आते थे उनकी सेवा करूंगी। पर उन्होंने मुझे लिया नहीं था, पर मैंने दिया था। तो मेरे शुरू से मन में था भावना कि थी। हाँ, भावना थी। तो भावना जैसी हो, कैसे वैसे ये लोग आगे मिल जाते, वैसे ही मुझे ये कितनी सभी अच्छी मिले। बात है ना कि आपको अपनी भावना को रखना है। अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ, तो किरण जी की अभी तक की बात सुन के ही समझ में आ रहा है कि उनकी सोच भी वैसे ही थी, उनको वैसा ही परिवार भगवान ने दिया। वैसे ही। लाला जगत नारायण जी, रमेश चोपड़ा जी और अश्विनी चोपड़ा जी, इन 3 पीढ़ियों की विरासत को संभालना आपके लिए क्या जिम्मेदारी थी? देखो, विरासत सबको मिलती है, संभालनी किसी किसी को आती है। बिल्कुल सही बात। हर माँ बाप, हर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को एक विरासत दे के जाते हैं। तो मुझे लाला जी से, आदरणीय रमेश चंद्र जी से, अश्विनी जी से एक विरासत मिली, देश सेवा की, अखबार चलाने की, समाज सेवा की। और मैंने उस विरासत को अपने बच्चों के साथ, अपने तीनों बेटों के साथ उसको संभाल रही हूँ, आगे भी लेकर जा रही हूँ। जो उनके अधूरे सपने थे, उनको भी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा हमेशा यही होता है कि जो उनसे मैंने सीखा, अब जो भी मैं हूँ, मैंने अश्विनी जी से सीखा। जो भी मैं करती हूँ, वो आदरणीय लाला जी और आदरणीय रमेश जी के सपने हैं, जो उनको मैं आगे ले जाने की कोशिश करती हूँ। कितनी किरण जी, कितनी अच्छी बात है ना कि विरासत सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती है माँ बाप की, उनकी वैल्यूज होती हैं। हमें इससे, आपकी बात से एक मैसेज मिलता है कि जब विरासत मिले तो उसके साथ वैल्यूज, जो घर की वैल्यूज हैं, उसको भी निभाना, उसको भी साथ में लेके चलना ही एक, आप एक एग्जाम्पल हैं उसका। पंजाब केसरी को द वॉइस ऑफ द नेशन कहा जाता है। आप इस आवाज को कैसे आगे ले जा रही हैं? देखो, पंजाब केसरी का एक अपना इतिहास है जी। पंजाब केसरी जब शुरू हुआ था, आपको मालूम है कैसे शुरू हुआ? कि लाला जी 16 साल जेल में रहे, और उस समय सभी जो फ्रीडम फाइटर थे, वो एक दूसरे से अलग अलग किसी जेल में बंद थे, कहाँ कहीं थे, कहीं छुपे होते थे। तो आदरणीय रमेश जी, मेरे ससुर जी, उनको एक एक पेपर पर मैसेज लिख के, संदेश लिखकर एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे फ्रीडम फाइटर तक पहुंचाते थे। 1 से फिर 2 पन्ने बने, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से बना पंजाब केसरी अखबार। तो अखबार का ये इतिहास है। और उसके बाद आज़ादी के बाद भी देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए दोनों ने बहुत मेहनत की और अपना बलिदान भी दिया। और उसी को विरासत में लेके चलते हुए, आगे चलते हुए, अश्विनी जी की तेज तरार कलम थी, निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकार थे। मेरे हिसाब से तो ऐसा ना पत्रकार हुआ है, बहुत मुश्किल है, कि जो कहते थे वो लिखते थे, और जो सच्चाई होती थी वो बोलते थे। और मैं तो उनको इतना सच बोलते हुए, इतना सच लिखते हुए देखा है कि मैं उनको हमेशा कहती थी, पंजाबी में कहते हैं ना, इन्ना भी ना सच बोल कल्ला रह जाएगा। तो वही था कि वो इतना सच बोलते थे, यहाँ तक कि कई बार स्टेज पे स्पीच देते हुए कह देते थे कि मुझे किरण ने ये मना किया, पर मैं बोलूंगा जरूर। हाउ स्वीट। ये ऐसे करते थे। वही उनसे मैंने सीखा कि अगर आपने जिंदगी में आके चलना है, तो मटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, किसी भी चीजों की नहीं है। आपको सच्चाई से, निष्पक्ष, निडर, निर्भीक होकर आगे चलना है। वही मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। वही उनके साथ, जो भी अश्विनी जी क्रिकेटर थे। अच्छा। हाँ, अश्विनी जी फेमस क्रिकेटर रहे हैं, कपिल देव, ये सब साथ खेले हैं, मिशन सिंह बेदी भी। पर अश्विनी जी की एक बात थी, वो गलत चीज नहीं सहते थे। वो हर रणजी ट्रॉफी खेले, दिलीप ट्रॉफी खेले, रेस्ट ऑफ इंडिया खेले,
और अगर वो टेस्ट इंडिया के लिए भी खेल जाते, फिर इमरजेंसी लग गई तो उनको हाँ। क्रिकेट छोड़नी पड़ी। और उनका था कि क्रिकेट खेलें, फिर पत्रकारिता की। पत्रकारिता में भी वो जर्नलिज्म जब किया, फर्स्ट आए, हमेशा फर्स्ट रहे। और उसके बाद वो एज ए पॉलिटिशियन भी रहे, एमपी बने। उन्होंने एमपी बनकर भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि उन पर कोई उंगली उठा सके कि ये एमपी। वो कहते थे एमपी बना हूँ समाज सेवा के लिए, मैं कोई राजनीति करने के लिए नहीं बना। वो कहते राजनीति होती समाज सेवा है, कि तुम आगे आए हो, एमपी बने हो या मिनिस्टर बनो या कुछ भी बनो, समाज के लिए सेवा करो, बिल्कुल, देश के लिए सेवा देश के करो। लिए सेवा करो। आज के समाचार और जर्नलिज्म को लेकर हम्म। आपका क्या विचार है, क्या सोचते हो आप? देखो, आज के जो जर्नलिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा है। जो लाला जी, रमेश जी और रश्मि जी का था, वो जर्नलिज्म फर्क था। वो ऐसा था जैसे महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, ये सब जो थे, शहीदों का, देशभक्तों का, राष्ट्रभक्तों का, और मोस्टली इनमें एडवोकेट थे जो जर्नलिस्ट थे। इवन वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सब जो जर्नलिज्म इन्होंने भी किया, ये जर्नलिज्म फर्क था। और अब जो जर्नलिज्म है वो है कि मतलब कुछ जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, उनके हाथों में आ गया है। तो वो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गई है। जो हमारी वाली लाइन है, जो अश्विनी जी, रमेश जी, लाला जी, इवन और भी अखबारें हुई हैं जिनके महाशय जी थे, ये अखबारें देशभक्तों की थी या एडवोकेट थे जो देश के लिए जीते थे, देश के लिए मरते थे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फर्क हो गया। मीडिया का दबाव, ट्रोलिंग और आलोचना के बीच सच्चाई को बनाए रखना कितना संभव है? सच्चाई को बनाए रखना, देखो, लाइफ इज चैलेंज, और मीडिया में होना तो बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको बना के रखना भी बहुत ही बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आजकल क्या है कि कोई न्यूज़ लिखो, मेरे को अभी तक याद है कि अश्विनी जी सभी पार्टियों के बारे में लिखते थे, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सभी पार्टीज, जो भी इंडिया की पार्टीज हैं सभी के लिए लिखते थे। एंटी भी, फेवर में भी, जो सच होता था वो लिखते थे। और उस समय क्या था कि जो किसी के बारे में लिखना, मुझे याद है कि उस समय मोबाइल नहीं था जब वाजपेयी जी थे, तो फोन मैंने सुना तो उन्होंने कहा, अश्विनी आज तो तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा है, और मुझे भरोसा नहीं कल तुम मुझे कहाँ से गिरा दोगे, क्योंकि सच के साथ थे, सच के साथ थे। तो आज क्या है कि किसी के बारे में भी कुछ लिखा जाए तो झट से फोन खटने शुरू हो जाते कि किसी भी पार्टी के लिए लिखो। कितनी अच्छी बात है ना कि मीडिया एक थर्ड आई है। हाँ। जो वॉच कर रहा है कैमरा, हाँ। कि अगर आप सही कर रहे हो तो सही लिखा जाएगा, सही लिखा जाएगा। वो वक्त था वो। हाँ, अब भी है, ऐसा नहीं है कि जर्नलिज्म ना कभी मर सकता है ना मरेगा। जो अंदर से जर्नलिज्म होता है, जो अंदर से पत्रकारिता होती है, वो कभी नहीं मरती, कभी नहीं। और आपकी कलम हमेशा उठेगी, लिखोगे ही लिखोगे। तो चाहे जितना मर्जी सोशल मीडिया आ जाए, टीवी आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रिंट मीडिया का अपना ही स्थान है, क्योंकि इसमें आप आंसरेबल हो। और आप जैसे कि आप अखबार ले लो, सुबह उठ के आप पढ़ रहे हो तो आपके पास सारा दिन अखबार है। अगर आप कुछ और देख रहे हो सोशल मीडिया में, कुछ गलत भी हो जाएगा। एक बारी जो प्रिंट हो गया वो प्रिंट हो गया, डिलीट नहीं हो सकता वो। यू आर आंसरेबल। अखबार छप के सबके घर जा चुकी है। आप इंस्टाग्राम से एक बार आप कुछ गलत हो गया आप डिलीट कर सकते हो। हाँ। बट आप प्रिंट मीडिया को डिलीट नहीं कर सकते। और प्रिंट मीडिया में है भी है ना कि आंसरेबल भी होते हैं। आप बेशक कोई आपको पूछ नहीं सकता कि आपने कहाँ से ये स्टोरी ली, कहाँ से ये न्यूज ली, पर आपके अंदर सब कुछ आपको मालूम होता है कि ये कहाँ से ली गई, ये कितनी ऑथेंटिक है, ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। तभी पंजाब केसरी है। और तभी भगवान, मुझे लगता है ये भी एक सेवा है जो भगवान ने आपके परिवार को दी, कि सच को लिखने की कोशिश पूरी करनी है। थोड़ा सा कई बारी सच को घुमा के फिरा के पर लिखना तो है। आपकी जिंदगी में सबसे कठिन मोड़ कौन सा था जहां आप टूटे लेकिन फिर उठ पड़े? मेरी जिंदगी में सबसे कठिन मोड़ अश्विनी जी का जाना।
जो वो जब गए इस दुनिया से, उन्होंने अलविदा कहा, तो वो मेरे लिए बहुत ही कठिन, और समझ लो आई वाज फिनिश, और मेरे को लगता था कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी। देन समाज को देखते हुए, जो मैं काम करती हूँ, अखबार को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को कहा किरण चोपड़ा उठो, कि जो अश्विनी जी तुम्हें कलम पकड़ा के गए हैं, जो अश्विनी जी तुम्हें जिम्मेवारी दे के गए हैं, इट वॉज नॉट ईजी, इट इज स्टिल नॉट ईजी, विदाउट हिम इट्स नॉट ईजी। मतलब मुझे लगता था कि एक जैसे भारतीय महिला होती है कि पति के बिना कुछ नहीं होता, वैसे ही मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था। और मुझे लगता था कि अब मेरी लाइफ फिनिश, और ज़िंदगी एक जैसे रुक जाती है ना, रुक गई, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आप मानोगे, आज आप मेरे से बातचीत कर रहे हो, अश्विनी जी को 5 साल हो गए हैं, 6ठा साल चल रहा है। उनके बाद आज मैं पहली बार आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, अदरवाइज मैंने ये करना ही छोड़ दिया था। पर मुझे मालूम है कि मुझे काम भी करना है, परिवार को भी देखना है, अखबार को भी देखना है, और समाज को भी देखना है, कि समाज के प्रति मेरी बहुत जिम्मेवारी है। आपकी सेवा है, सेवा। और वो विरासत जो अश्विनी जी आपको देके गए हैं, आप उन्हीं पलों को उस सेवा में जीते चले जाना है आपने। ये कलम उन्होंने ही आपको दी है, क्योंकि 10 साल की उम्र से आपका साथ है। ये साल मतलब बहुत ही खूबसूरत एक रिश्ता है जो बयान नहीं कर सकते। हमारे रिश्ता देखो हर हस्बैंड वाइफ का होता है, सब में प्यार होता है, पर हमारे रिश्ता उससे ऊपर था। हमारी टेलीपैथी थी, वो बात सोचते थे और मैं समझ आती थी, कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं सोचती थी तो वो समझ जाते थे, कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम कुछ ना कहे हुए इतनी टेलीपैथी थी आपस में कि आपको बता नहीं सकती। मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा, इससे पवित्र, इससे बढ़िया रिश्ता हो ही नहीं सकता दुनिया में, कोई नहीं है। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते को खोना बहुत बड़ा पहाड़ टूटने के बराबर था मेरे लिए। आपने ये विरासत निभाई और निभाना भी सीखती चली गई। मुश्किलें आई? बहुत मुश्किलें आई। मुश्किल देखो, कुछ भी आप करोगे, अगर मुश्किल ना आई तो फिर काम ही नहीं आप समझो कर रहे। ज्यादा मुश्किलें अश्विनी जी से पहले आई या बाद में आई? देखो, अश्विनी जी एक स्ट्रॉन्ग पिलर थे मेरे लिए। वो बहुत खुश होते थे। अश्विनी जी एक ऐसे हस्बैंड थे जो मोस्टली मैं समाज में देखती हूँ कि हस्बैंड अपनी वाइफ को आगे बढ़ते देख के बहुत खुश नहीं होते, बहुत कम लोग खुश होते हैं। अश्विनी जी एक ऐसे हस्बैंड थे जो चाहते थे कि मेरी वाइफ में टैलेंट है, वो आगे बढ़े। वो अगर मैं कहीं स्पीच करके आती थी तो बहुत खुश होते थे। यहाँ तक कि क्योंकि आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, तो कभी कॉलेजेस में जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, कहीं समाज के जो डिफरेंट लोग हैं, कभी जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, ब्राह्मण समाज है, पंजाबी समाज है, हर समाज से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो हर समाज में जाती हूँ। कई बार मुझे टॉपिक ही नहीं समझ आता था, तो अश्विनी जी मेरे वो फ्रेंड भी थे। एक आप समझ लो हस्बैंड के साथ साथ फ्रेंड थे। मैं उनसे पूछती थी यहाँ जा रही हूँ तो क्या बोलूँ, वो मुझे टिप्स दे देते थे कि ये है, क्योंकि अश्विनी जी की बहुत नॉलेज थी। तो अश्विनी जी एक ऐसे हस्बैंड थे, वो खुश होते थे, आगे बढ़ते हुए देखते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। नहीं तो मोस्टली पंजाबी फैमिलीज में तो होता है ना कि वाइफ भी घर ही बैठे, घर ही संभाले। उनको था कि टैलेंट है तो आगे बढ़ो, जाओ सोसाइटी में जाओ और लोगों को मोटिवेट करो, समाज सेवा करो। और मेरे साथ खड़े हो जाते थे। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो वो मेरे साथ पूरा साथ देते थे। मतलब ऐसा मैं चाहती हूँ हर जो देश की महिला है, बेटी है, लड़की है, उसको ऐसे ही पति मिलने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि पीछे एक महिला उतनी सक्षम है, अगर पीछे थोड़ा सपोर्ट जब उसको परिवार का मिलता है और हस्बैंड का मिलता है, तो ऐसे लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पीछे कोई है। पीछे है, हमेशा थे। वो एक हिम्मत, बहुत बड़ी हिम्मत होती है। हमेशा थे, और अभी भी अगर वो नहीं है तो मुझे लगता है कि है, वो मेरे साथ है। आपने बोला ना मैंने कि मेरा उनसे टेलीपैथिक कनेक्शन था। आप लोग ये वर्ड इंग्लिश वर्ड है सोलमेट, आप ट्रू सोलमेट्स हैं, तभी आप साथ में आए। और वो सोलमेट आपसे अभी भी, आपने बोला आज मैंने 5 साल के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, वो सोलमेट ही आपके चाहते हैं कि जो कलम दी है
उसको आपको और आगे बढ़ाना है। सच की एक मशाल है आपके पास जिसको आपको आगे लेकर जाना है। आपके प्रयासों में महिलाओं के लिए आपने काम किया, बुजुर्गों के लिए आपने काम किया, समाज सेवा शामिल है, उसकी दिशा आपको कैसे मिली? जो बुजुर्गों के लिए काम किया, उसके मैं और रश्मि जी अमेरिका गए थे। वहाँ हमने एक ओल्ड होम विजिट किया, तो वहाँ देखा कि 500 लोग हैं, वो अपनी डेथ की वेट कर रहे थे। ओह, वहाँ तो आपने देखा ना कल्चर क्या है, फादर्स डे मदर डे पे आते हैं लोग, तो हमें बड़ा शौक लगा। तो एक्चुअली क्या है कि अश्विनी जी ने उस समय देखा मेरी तरफ और कहा कि हमें ऐसे लोगों के लिए जो इस अवस्था में उनके लिए कुछ करना चाहिए। यही नहीं, जो अश्विनी जी के दादाजी थे लाला जगन नारायण जी, उनकी भी यही इच्छा थी कि देश में बुजुर्गों के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक हरे भरे परिवार में थे, बहुएं थी, बेटियां थी, तीन पीढ़ियां इकट्ठे रहती थी, 1 किचन फैमिली थी। तब भी उनको लगता था कि इस एज में, ही वॉज 80 ईयर ओल्ड, तो उनको लगता था कि इस एज में भी लोनलीनेस हो जाती है जब पार्टनर चला जाता है, या इस उम्र में कंपनी चाहिए, या बात करने वाला, बात सुनाने वाला, सुनने वाला चाहिए, तो वो चाहते थे कुछ हो। तो उस समय उनको लगता था कि जो ओल्ड एज होम है वो उनकी दशा अच्छी होनी चाहिए, लोगों के लिए स्थान होना चाहिए। पर जब मैं और रश्मि जी गए तो हमने कहा कि हम ओल्ड एज होम नहीं बनाएंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस उम्र के जो लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी सब कुछ कर सकते हैं मर्यादा में रहकर, और हमें सब कुछ करना है, हमारी इम्पोर्टेंस कम नहीं है, हम बच्चों के साथ रहेंगे या बच्चों के साथ रहकर बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि भारत में भारत में संस्कृति और संस्कार बहुत वैल्यू रखते हैं। भारत की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता देशों विदेशों में मशहूर है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं इस एज के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आज मटेरियलिस्टिक जमाना हो गया है, लोगों की रफ्तार तेज है, भाग रहे हैं, बच्चों का कसूर नहीं है, बिल्कुल, पर बच्चों के पास समय नहीं है। तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा काम करें कि इस एज के लोगों के लिए कोई ऐसी सार्थकता प्रदान की जाए, सार्थकता क्रिएट की जाए कि वो सोचे कि हम जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, हमने जीना है, डेथ के लिए कोई ना सोचे, क्योंकि डेथ तो जब आनी है सबको आनी है, बिल्कुल, कोई बड़ा है छोटा है, जिसकी जो जब लिखी है तब बिल्कुल आनी है। बिल्कुल सही। तो अश्विनी जी ने मुझे प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया कि किरण क्या काम करोगे इनके लिए। तब मैंने इसी ऑफिस में बैठकर 7 लोगों के साथ शुरू किया काम। तब एक मजाक था, लोग कहते थे क्या बूढ़ों के लिए क्या काम करोगी, घर में तो एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता, तुम इतने बुढ़ों का क्या करोगी, क्या काम करोगी? क्योंकि बुजुर्ग तो सिर्फ पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, घर के कोने में बैठ सकते हैं, जहाँ शादी ब्याह में आशीर्वाद के लिए उनको लाया जाता है, तो यही है, और क्या करोगे? तब आज से 22 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया तब था कि क्या किया जाए, क्योंकि मुझे भी कोई एक्सपीरियंस तो नहीं था, मैं भी यंग थी। तो मैंने उन्हीं की बात सुनते सुनते वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनमें टैलेंट होता है, एक्सपीरियंस होता है, टैलेंट होता है। 60 साल की उम्र तक वो समाज के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए काम करते हैं। उनकी कई इच्छाएं होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने एक्टिविटी सेंटर खोल दिए। पहले 1 खोला, फिर 2 खोले, आज देश भर में 25 सेंटर है मेरे। उसमें किरण जी क्या क्या होता है? उसमें देखो दोनों तरह के बुजुर्ग, जो नीडी लोग हैं, जिनके बच्चे हमारे पास आते हैं कि हम नहीं इनको रख सकते जी, हमें ओल्ड एज होम बता दीजिए, तो हम कहते हैं कि ओल्ड एज हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इनको घर रखो, हम इनका राशन पानी का खर्च हम देंगे। वो अडॉप्शन है, वर्ल्ड में पहली बार मैंने अडॉप्शन शुरू करे। आपने बच्चों को अडॉप्ट करते तो सुना होगा, तो मैंने अडॉप्शन डजंट मीन कि उनको घर लेके जाना है, उनके खाने और दवाई का खर्च, वही 2 खर्च होते हैं इस समय, वो हम देंगे लोगों से इकट्ठा करके कि अडॉप्ट करो। क्योंकि आप जानते हो हमारे बच्चे 1 सेकंड में पिज्जा बर्गर के लिए 1000 2000 खर्च देते हैं। तो 1000 2000 3000 5000 अगर किसी के बुजुर्ग के घर पहुंच जाए तो उनके बच्चे उनको कितना बड़ा आशीर्वाद ले लिया आपने। बहुत वो जो लोग अकेले बैठे हुए हैं ना,
जो अपने एक्सपीरियंस को किसी से बात करना चाहते हैं, कहते हैं ना बड़ों का आशीर्वाद, तो वो आशीर्वाद आपने उनको साथ दे करके सबसे बड़ा, मतलब कह लो लाइफ की सबसे बड़ा मोमेंट आपने उनको दे दिया। इस काम में है ही आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स कुछ नहीं है, क्योंकि कोई मेरे साथ जुड़ता भी है, क्योंकि मैं अकेली चली थी, अब तो बहुत लोग जुड़ गए हैं, बड़े ब्रांच हेड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं अपने आप में, बड़े टैलेंटेड हैं। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि इस काम में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपके पास इकट्ठे होने के लिए भी लोग नहीं होंगे, क्योंकि आ रहे हैं जा रहे हैं, ईश्वर को प्यारे हो रहे हैं। तो जो आज से 22 साल पहले थे वो आज नहीं है ना? तो इसमें मैं कहती सिर्फ आशीर्वाद है। ये 25 सेंटर कहाँ पर है? दिल्ली में है, 3 गांवों में है। अच्छा। फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, यूपी में, हर जगह पे। और कितने लोग अभी तक आपके इस 22 सालों की जर्नी में आपसे मिलते जाते आते हो गए? लाखों में लोग, क्योंकि देखो आज जो एज का स्पैम है वो बढ़ गया है। 60 के बाद इसकी मेंबरशिप बिल्कुल टोटली फ्री है। 60 के बाद लोग मेंबर बनते हैं टोटली फ्री। अच्छा, कुछ हम चार्ज नहीं करते, कुछ नहीं करते। और स्पैम बढ़ गया इसलिए संख्या भी बढ़ रही है, और उनके साथ साथ उनके बच्चे भी जुड़ रहे हैं। कि ये उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है जिनके बच्चे हैं, जिनकी बेटियां वो ब्याह कर चली गई, बिल्कुल, या जिनके बच्चे विदेशों में हैं या दूसरे शहरों में हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। किरण जी, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? हाँ, मैं जो कह रही थी कि नीडी बच्चों के लिए, तो नीडी बुजुर्गों के लिए तो हमने अडॉप्शन, हेल्थ कैंप, उनकी हेल्थ के लिए उनको जो जरूरत का सामान है, राशन है, छड़ियाँ हैं, कैटरेक्ट के ऑपरेशन है, ऐसी चीजें करवाते हैं। और जो बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। दिल्ली के सब डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर, ये नहीं कि नाम के सेक नहीं करते, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर अच्छा काम करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि सब में सेवा भाव होता है। उनको अच्छा प्लेटफॉर्म, किसी को लगता है ना सही रास्ते पे सही सेवा हो रही है, बस सही रास्ता। और जो एक्टिविटीज कराते हैं हम, अच्छे घरों के बुजुर्ग हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के, उनके हम इतनी एक्टिविटीज कराते हैं आप जो आप सोच भी नहीं सकते। फैशन शो होते हैं, अच्छा, एक्टिंग कंपटीशन होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग कराते हैं, योगा हर ब्रांच में होता है, एक्सरसाइज होती है। उनको मैं कहती हूँ कि आप किसी से कम नहीं हो, आपकी जो इच्छा है वो पूरी करो। आप मानोगे इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। और इनको टूर पे लेके जाते हैं, मैं इनको सिंगापुर लेके गई, दुबई लेके गई, इन्होंने वहाँ फैशन शो किए, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे अंदाज। और आप मानोगे जब हम फैशन शो करते हैं तो सामने इनके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन वो बैठे होते हैं, वो कहते हैं वाह दादी, वाह दादू, वाह नानी, क्या अच्छा माहौल होता है, क्या एटमॉस्फेयर होता है। लोगों में ना पॉजिटिविटी लाती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों में भी ये लिख कर, बोल कर ये करती हूँ कि जो आज आप माँ बाप के लिए करोगे, कल आपके लिए भी सेम वैसा होगा। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। तो बच्चों में अवार्ड रखे हुए हैं, बेस्ट पोता, बेस्ट पोती, बेस्ट ग्रैंड डॉटर, बेस्ट मदर इन लॉ का भी रखा है। कमाल, ये तो कहीं तो बुजुर्गों में भी आ जाता है ना डिफेक्ट, तो वो भी जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। बेस्ट मदर इन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट मदर इन लॉ, बेस्ट फादर इन लॉ, बेस्ट दादा, बेस्ट दादी, बेस्ट नाना, बेस्ट नानी, इतना वाह वाला मजा आता है कि बहुत। और आप मानोगे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि बहुत सी मदर इन लॉ को डॉटर इन लॉ छोड़ने आती है, बेटे छोड़ने आते हैं, बहुत इमोशनली अटैच्ड है। आज पार्टी डे है, आज पार्टी डे। और मैंने इसीलिए इसका नाम रखा है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जानबूझ के रखा कि इस किसी को ये ना लगे कि आश्रम नहीं है, आश्रम नहीं है या विचारों का कोई स्थान नहीं है, विचारगी नहीं है इसमें। कॉन्फिडेंस है, स्मार्टनेस है, और वो कॉन्फिडेंस से आते हैं कि क्लब जा रहे हैं, क्लब की मीटिंग। कई मेरे मेंबर्स के बच्चे विदेशों में रहते हैं, अमेरिका, लंदन, वहां से उनके मेल आते हैं, फोन आते हैं, व्हाट्सएप कॉल आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, थैंक्स करते हैं कि आपने हमारे पेरेंट्स को बहुत बिजी रखा। और जो ये एक्टिविटीज करते हैं, डांस करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज कोई जॉइंट पेन्स होती है इस टाइम। अगर हम हाथ हिला के कोई डांस करें, कुछ कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज है। कोई अगर वो स्किट वगैरह याद करें तो वो मेमोरी है, क्योंकि अल्जाइमर बहुत होता है, नी पेन होती है, तो इसके लिए सारा कुछ हमने। किरण जी, आई थिंक सब कुछ मन से है। आप जब मन प्रसन्न होता है ना दिल से, तो वो लुक फॉरवर्ड करते होंगे कि आज क्लब में जाना है। मैं आज आपसे बात करते करते मेरे मन में आया कि किरण जी वो बेटी हैं
जो चौथे नंबर पे पैदा हुई थी, और उस जमाने में जब कहते थे अच्छा दूसरी बेटी हो गई, ये चौथी वो बेटी है जो आज लाखों लोगों की मैं तो कहूंगी कितने बुजुर्गों की बेटी बनी हुई है। और भगवान को धन्यवाद दूंगी कि ऐसी बेटी सबको दो जो इतने लाखों लोगों की बेटी बन जाए। और कितना सुंदर काम आप करो, सुन के ही मुझे इतना एक्साइटमेंट हुई, सुन करके उनके फेसेस मेरे को ऐसे लग रहा है कितनी चमक होगी उनकी, जब बहुत खुशियां हैं और दिल से हैं। सब जो भी है उनका दिल से मेरे साथ प्यार है, दिल से अपने ब्रांच हेड्स के साथ प्यार है, दिल से काम करते हैं हम सारे। और जो भी आता है मैं उसको कहती हूँ दिल से आओ, दिखावे के लिए कोई ना आए, यहाँ दिल से आए। किरण जी, आप एक तो आपने ये कार्य कर रहे हो, एक आप बेटियों के लिए आपने जो कार्य शुरू किया उसके बारे में बताइए। बेटियों के लिए बहुत कुछ करती हूँ क्योंकि मैं खुद बेटी हूँ। अभी के मेरे 3 बेटे हैं पर बेटियां ब्याह के ले आई हूँ। बिल्कुल सही। तो अब मेरी एक ग्रैंड डॉटर हुई है, हमारे घर में बड़ा खुशी का माहौल है कि सेकंड जनरेशन के बाद एक बेटी आई है घर में। बहुत वेलकम है उस बेटी का, और ईश्वर की दया से उसका नाम भी अमानत रखा गया। बड़ा बहुत खुशी है। बेटियों के लिए मैं शुरू से काम कर रही हूँ। मेरे बेटे ने एक बार प्रेसिडेंट हाउस में स्पीच भी दी थी कि हम तो 3 बेटे हैं पर माँ हमेशा बेटियों के लिए लिखती है, बेटियों के लिए काम करती है। वो इसलिए कि मैं खुद बेटी रही, और मेरे को जब मैं समाज में निकलती हूँ तो हम जितना मर्जी एडवांस हो जाएं, जितना मर्जी कह दें कि स्त्रियों का सशक्तिकरण हो चुका है, पर अभी भी कहीं ना कहीं बहुत लैकिंग है। तो बेटियों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। एक चौपाल नाम की संस्था है जिसकी मैं चीफ पैट्रन हूँ। उसमें क्या है, सेवा बस्ती की जो लड़कियां हैं या क्लस्टर एरिया की लड़कियां हैं जो काम करके अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प देते हैं और साल के बाद उनसे वापस लेते हैं, ताकि आप जैसे कोई रेडी लगाओ, कोई चीज़ बेचो या कंप्यूटर सीखो या सब्जी की लगाओ दुकान, कुछ भी करो। तो इसमें बहुत सी लड़कियां जो है अपने पाँव पे, इस समय लगभग 42,000 के लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हैं। और वो फिर वापस वो जो फंड लेते हैं वो फिर दूसरी लड़कियों को वापस लेके एक कंटिन्यू चेन चलती रहती है। बिल्कुल चलती रहती है। और एक उनको मुझे लगता है बहुत अच्छा आपने ये सोचा है कि देना, कि अरे दे दिया जान छूट गई, बट नहीं, आपने उनको एक जिम्मेदारी दे दी कि कमाना है तुम भी, जब तुम वापस करोगे तो किसी और के लिए दिशा बनेगी। कितना सुंदर सोच विचारा हुआ कार्य करते हो आप। आप आर्य समाज से भी जुड़े हुए हो। आर्य समाज से भी जुड़े, उसके बारे में आप बताओ। आर्य समाज देखो एक जीवन जीने की पद्धति है जो स्वामी दयानंद जी ने एक शुरू किया था समाज की कुरीतियों को दूर करने का जी। तो मैं आर्य समाज फैमिली में ब्याही गई जिसका हर अच्छा काम हवन से शुरू होता है। आर्य समाज के सोच विचार से, विचारों से शुरू होता है। तो उसी विचारों की तो है प्रेरणा जो मेरी शादी भी 1 रुपए से हुई, और मेरे बच्चों की मैंने शादियों भी 1 रुपए से आर्य समाज मंदिर में करी। और दूसरा यह कि जो बेटियों के लिए काम कर रही हूँ, जो बुजुर्गों के लिए काम कर रही हूँ, ये आर्य समाज की देन है। कितना खूबसूरत मैं तो कहूंगी शिक्षा है आर्य समाज की, कि कितना मतलब बात नहीं करते, करते हैं। बात करने सिर्फ ये नहीं कि स्पीच देना है या लिखना है, वो करके भी दिखाना है, करके भी दिखाना है समाज को। देखो मैंने बोलती तो हूँ, मैंने ये बेटियां पुस्तक भी लिखी, ये भी आर्य समाज की देन है। आपको मालूम है जब स्वामी दयानंद जी से पहले बेटियों के लिए कितना सती प्रथा थी, बिल्कुल, और विधवाओं के लिए बड़ा गलत था, मतलब बहुत कुछ गलत था। अगर आज मैं सोचती हूँ कि मैं आपके सामने आपसे बातचीत कर रही हूँ तो ये आर्य समाज की, स्वामी दयानंद जी की देन, एक नई विचारधारा है आर्य समाज। ये सामाजिक आंदोलन था, एक आंदोलन। हाँ, आंदोलन। आप हुई आंदोलन के परिवार से ही हो, तो मुझे लगता है आपको, आपकी दिशा जितनी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, जहाँ सच है वहां घूम जाती है अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं आपको लगता है कि यहाँ यही मेरा एक रास्ता है। आज के युवा अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपकी पहली सलाह क्या होगी? मेरी पहली सलाह तो ये होगी सभी युवाओं को, एक तो शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, मेहनत करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें। हमेशा ध्यान रखें कि काम करो, फल की इच्छा ना करो, काम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, मंजिल जरूर मिलेगी। और सभी युवाओं की इच्छा होती है कि एक ही दिन में कुछ बन जाए या आगे बढ़ जाए या नाम हो जाए,
तो उनको कहूँगी मेहनत करो, स्लो स्टडी एंड विन द रेस। ये एक होना चाहिए मोटो। और कभी भी अपने संस्कारों को, अपनी वैल्यूज को नहीं भूलना चाहिए, ये जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी वैल्यूज को ना भूलना, वही हमारी पहचान है। डिजिटल मीडिया के समय में आप कैसे सोचती हैं कि प्रिंट की आत्मा को बचाए रखा जाएगा? देखो, प्रिंट की आत्मा तो अपनी आत्मा है, वो हमेशा बचेगी और बच के ही रहेगी। और डिजिटल का अपना समय है। परिवर्तन लाइफ का एक नियम है। परिवर्तन तो हमेशा होता है। परिवर्तन के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमें समय बदल देगा। तो डिजिटल का समय है इस टाइम। जैसे हमने भी पंजाब केसरी के साथ साथ डिजिटल मीडिया शुरू किया है, जिसको मेरा बेटा अर्जुन देख रहा है और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या वेबसाइट हो, रील्स हो, क्योंकि रील्स का ज़माना है। तो हर डिजिटल का जो भी कॉर्नर है उसको हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं, उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने अपने आप से आगे बढ़ना है हमेशा। तो जो परिवर्तन होता है उसको साथ लेना पड़ता है, समय के साथ चलना, साथ साथ लेके चलना पड़ता है। आपके पिता विष्णुदत्त जी, आपके पति अश्वनी जी के किन शब्दों ने आपको आज तक संभाल के रखा हुआ है? जो मेरे पिताजी थे उनकी तो एक ही लाइन होती थी, एक ही पंक्ति होती थी, जो गिरते हैं घुड़सवार हमेशा, कि जो आगे जिंदगी में घुड़सवारी करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, वो गिरते भी हैं, तो उससे डरना नहीं, आगे बढ़ना है। और वो उनकी एक ही बात होती थी कि हमेशा हर काम मर्यादा में, संस्कारों के साथ होना चाहिए। और मेरी माँ भी हमेशा ये कहती थी, कुछ भी हो जाए संस्कार नहीं अपने छोड़ने, अपनी वैल्यूज नहीं छोड़नी। और मेरे पति, वाह, उनका तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने तो मुझे जो ऑलराउंडर बनने की शेप ही उन्होंने दी है। उन्होंने हमेशा कहा कि बी स्ट्रांग, यू आर नॉट लेस देन एनीवन, तुम बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट, हर चीज में मुझे बेस्ट, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट गर्ल, यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट लेडी, यू आर द बेस्ट स्पीकर, बेस्ट आर्टिस्ट। मतलब हर वक्त मुझे बेस्ट बेस्ट करके मेरा हमेशा बेस्ट ही बना दिया, बेस्ट ही बना दिया उन्होंने। जो कुछ भी मैं आज हूँ वो अश्विनी जी के कारण हूँ। आपकी प्रेरणा है अश्विनी जी। प्रेरणा अश्विनी जी है। आपकी किताब बेटियां, कब और कैसे ये प्रेरणा मिली ये किताब लिखने की? जब अश्विनी जी हरियाणा में MP बने, जब मैं फर्स्ट डे, मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था या देखा नहीं था, तो मैं जब उनके लिए गांव-गांव में जाती थी तो मैंने देखा वहाँ शौचालय नहीं है थे, लड़कियों की बुरी हालत थी। और वहाँ अब तो हरियाणा बहुत सुधार हो गया, डेवलप हो गया। हाँ, डेवलप हो गया मोदी जी के कारण। तो उस समय ऐसा था, तो मुझे हर गांव से एक आवाज होती नजर आती थी। कहीं बेटियों की हालत खराब थी, कहीं बेटियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था। तो मुझे लगा कि इन बेटियों को लाइफ में एक प्रेरणा देनी चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन सी ऐसी बेटियां हैं जो आगे बढ़ी हैं। तुम भी आगे बढ़ सकती हो, तुम किसी से कम नहीं हो। तो मैंने ये बेटियां तो की। एक इसके बाद हरियाणा के बेटियों की भी कॉफी टेबल लिखा, जो हरियाणा की बेटियां हैं, क्योंकि हम देखते हैं गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, हरियाणा के लोग बहुत आगे रहते हैं। तो उनके लिए मैंने एक स्पेशल कॉफी टेबल बुक करी, क्योंकि हरियाणा की स्पोर्ट्स गर्ल्स बहुत है, हरियाणा की रेसलर बहुत बिल्कुल, है, बिल्कुल कि हर क्षेत्र में हरियाणा आप देख लो बहुत आगे। उनकी वहाँ मुझे लगता है कि उस समाज में बेटियां बहुत स्ट्रांग हैं, बस थोड़ी दिशा की उनको जरूरत है। तो और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर भी हैं, उसके बारे में बताइए। ऐसे है कि बेटियों के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ, बोलती भी हूँ, खुद बेटी हूँ। तो मुझे जो ब्रह्म कुमारियां हैं उनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ, जैन समाज के साथ, अग्रवाल समाज के साथ, पंजाबी समाज, कोई भी समाज ले लो, सब मुझे बुलाते हैं। तो सबको लगता है कि ये एक बेटी उदाहरण है। तो ब्रह्म कुमारियों ने कहा कि आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर हो। तो मैं, क्योंकि हम लोग अखबार वाले न्यूट्रल रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, तो मैंने उनको कहा ठीक है, मैं बेटियों के लिए तो काम करती हूँ, आपके लिए भी काम करूंगी। तो उनकी एक आवाज बनी
क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो महिलाएं चला रही हैं, महिलाओं के लिए चला महिलाओं रही के हैं। लिए चला रही है। तो ऐसी संस्था से मैं बड़ी प्रभावित हुई, क्योंकि मुझे तो लोग कहते थे कि वहां नहीं जाना, वश में हो जाओगे आप ब्रह्मकुमारियों के। मैं आपको बताऊं, सच में मैं वहां गई तो वश में हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि दे आर सो लर्नर्ड, दे आर सो टैलेंटेड। उन्होंने मुझे इतना इम्प्रेस किया, क्योंकि मैं सबको मानती हूँ, कोई भी ईश्वर किसी भी रूप में है, चाहे वाहेगुरु है, सनातन धर्म है, आर्य समाज है, जैन समाज है, जैन समाज के साथ भी बहुत जुड़ी हुई हूँ, अग्रवाल समाज है, सबके साथ जुड़ी हुई हूँ, सब धर्मों को मानती हूँ। मेरा एक ही मानना है कि ईश्वर एक है, उसके रूप अलग अलग है। तो जहाँ कहीं कोई मुझे बुलाता है, जैसे आप, मैं आपका देख रही हूँ कि आप तो स्पिरिचुअल लोगों की पॉडकास्ट कर रहे हो। जब आपने मुझे कहा तो मुझे लगा कि ईशा ये क्या करने जा रही है, मैं तो स्पिरिचुअल नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा भी मैं हूँ, क्योंकि ईश्वर यही कहता है कि अच्छे काम करो। मेरा किरण जी आपके साथ पॉडकास्ट करने का मकसद ही यही था कि भक्ति करो, चाहे आप मेडिटेशन करो, अच्छे इंसान कैसे बनो और अपने परिवार की विरासत को खूबसूरती से आगे कैसे लेके जाओ। सबसे बड़ा एक औरत का धर्म ही है। बिल्कुल वो धर्म है आपके अंदर। तो मेरे लिए आप स्पिरिचुअल के सबसे बड़े कॉलम में आप आते हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैंने 1 मिनट के लिए सोचा कि आप मेरा पॉडकास्ट क्यों लेना चाहते हैं। देन आई रियलाइज कि किरण, जो ईश्वर को मानने वाले या जिन धार्मिक लोगों को आप ले रहे हो, वो इसलिए ले रहे हो ना कि वो लोगों की प्रेरणा है। तो मैं अपनी तरह से, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं पहले 1-1 घंटा पूजा करती थी, अब नहीं करती। अब मैं 10 मिनट में या 5 मिनट में पूजा करती हूँ। मैं सोचती हूँ ये जो मैं काम कर रही हूँ, ये मेरी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा ये है। मेरी पूजा है, इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम देना है। तो फिर मैंने लगा ठीक है, हर चीज का वक्त होता चला जाता है और भगवान हमें सुलझाते, पूजा हमें सुलझाती चली जाती है, सुलझ करके हमें कर्म की तरफ भेजती चली जाती है। तो आप इतने बुजुर्गों को, इतनी बेटियों को जब आप प्यार दे रहे हो, उससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। देखो, हम हमेशा सुनते आए, छोटे होते से सुनते हैं कि एक जो बेटी है या माँ है या स्त्री है या महिला है, वो है जननी है, जन्म देने वाली, धारनी है, धारण करती है, गर्भ धारण करती है, पालनी है, जो पालन करती है। तो एक बेटी में ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है। और महिला को मैं बताऊं, 6 सेंस भी दी है। वो पहले इंट्यूशन भी कर लेती है, पहले ही समझ भी लेती है। अगर हम बेटियां, कहते हैं ना, अब मोदी जी के आने से बहुत मूवमेंट चली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने बेटियों को सच में आगे किया। आज बेटियां जल थल नभ तीनों में आगे, कहीं कुछ ले लो, बेटियां सबसे आगे। बेटियों का सशक्तिकरण हो चुका है, महिलाएं सशक्तिकरण महिलाओं का हो चुका है। पर अभी भी महिलाओं को काम करने की जरूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि महिलाओं में हमेशा ये समझा जाता है कि एक महिला दूसरी महिला का हाथ नहीं पकड़ती, पर अब समय है एक महिला को दूसरी महिला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का, बिल्कुल, एक माँ को बेटी को आगे बढ़ाने का, एक सास को बहू को आगे बढ़ाने का। ये आज समय है, अंडरस्टैंडिंग का समय। मुझे लगता है हम बड़े अच्छे समय पे आए हैं, जहाँ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जहाँ बेटियों की वैल्यू है, जहाँ बेटियों को समझा जा रहा है, जहाँ बेटी को एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में आगे लाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा समय है, हम सब के लिए अच्छा समय है। आपने अश्विनी जी की किताब, जो उनकी बुक है इट्स माय लाइफ, को कंप्लीट आपने किया, लिखी उन्होंने। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये स्टोरी आप दोनों से ही कंप्लीट होनी थी। इसके बारे में बताएं। आप देखो, अश्विनी जी ने ये अपने अंतिम समय में इट्स माय लाइफ आर्टिकल के रूप में लिखा उनको जी। तो मैं बड़ी हैरान होती थी, मैं उनसे पूछती थी कि आप ये क्यों लिख रहे हो। तो वो, उनको इंट्यूशन होती थी, उन्होंने ये लिखा, अभी लिख ही रहे थे तो वो इस दुनिया से अलविदा कह गया। तो मैंने उनके आर्टिकल्स को कंपाइल किया। यही नहीं, एक बुक है उनकी, ये रोम रोम में राम। अच्छा, रोम रोम में राम। हाँ, उनका एक सपना था कि राम मंदिर बने। तो कह रहे थे कि इंडिया में जो रहते हैं लोग, वो उनके अंदर राम बसता है, तो राम मंदिर क्यों नहीं बन सकता। तो उन्होंने एक सीरीज चलाई थी, रोम रोम में राम। उनके आर्टिकल को भी मैंने इस बुक में कंपाइल किया। जो उनकी अधूरी चीजें हैं उनको मैं कंपाइल कर रही हूँ, उनको कर रही हूँ, उनके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई जो वो चाहते थे। अच्छा। उनके अधूरे सपने पूरे हो रहे हैं, राम मंदिर बना 370, जो उनके ये
मन की इच्छाएं थी। बहुत बड़ी बात है। हाँ। राम मंदिर बनना ही एक हाँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ। कितने मतलब सुंदर विचार कि रोम रोम में राम। रोम रोम में राम। मैं 22 जनवरी को गई जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही मंदिर थी, तो की क्योंकि मैं वहां देखना चाहती थी जो अश्विनी जी का सपना है वो आज कैसे मोदी जी पूरा द्वारा, लोगों द्वारा, करोड़ों लोगों का जो सपना है वो कितने सालों बाद पूरा हो रहा है। एक बुक्स तो मैंने कई लिखी, जैसे अपने अनुभव से जीवन संध्या है, जिंदगी का का सफर सफर। है, ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, अनुभव है, आज और कल है। आज और कल में तो मैं युवाओं के लिए लिखी है आज से कि कल तक का आज सफर। जहां तुम हो कल वहां आपके बुजुर्ग थे, जहां आज आपके बुजुर्ग कल वहां आप जाने वाले हो, तो जो बोओगे वो काटोगे। बिल्कुल ये समय सब पर आने वाला है, क्योंकि जो जिस अवस्था के लिए मैं काम करती हूँ उसमें बहुत दर्द है, बिल्कुल सही उसमें कहा बहुत आपने। लोनलीनेस है, बहुत डिप्रेशन है। क्योंकि कहीं माँ हम्म, बाप सब कुछ दे देते हैं, हाँ, अपना सर्वस्व दे देते हैं, और आखिर में उनको समय ही चाहिए होता है। समय चाहिए होता है। और ये नहीं कि बच्चे बुरे नहीं हैं, बच्चे बुरे नहीं हैं, बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। आज सबसे बड़ी जो जरूरत है, समय की जरूरत है, वो संस्कार देने की, वैल्यूज देने की वैल्यूज जरूरत देने है। की। और जो हमें मिल रहे हैं वो किसी ना किसी दिशा से, आज जो आपने शुरू किया है मैं आपका देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि थैंक गॉड एक ऐसी बेटी उठी है जो समाज को संस्कार देने के लिए उठी है। क्योंकि हम बहुत से यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं जो तरह तरह के टॉपिक लेकर चल रही हैं, पर ये आपने पहली बार मैं सोच रही हूँ कि शुरू किया है। बहुत से कथावाचकों का कर रहे हो, बहुत से धार्मिक स्पिरिचुअल लोगों का कर रहे हो, मंदिरों के बारे में बता रहे हो, बहुत अच्छा है। मैं आपको कांग्रेचुलेट करती हूँ कि थैंक यू आपने किरण दीदी, आपकी बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स किया। बहुत, आपके मुंह से तारीफ सुनना एक बेटी के लिए, तो मैं तो धन्य हो गई, मैं बेटी भी, कि आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपकी कलम सच ही लिखती है, तो वो सच ही मेरे को महसूस हुआ। और क्या पूछूं मैं आपसे, मेरे को इतना एक इमोशनल भी ये जर्नी कि इट्स माय लाइफ विदाउट किरण जी, अश्विनी जी की लाइफ इज नॉट माय लाइफ। और कितने अनुभव, रोम रोम में राम, आशीर्वाद, जीवन की यात्रा, ये किताबें कितनी एक एग्जाम्पल्स, कितनी इसके अंदर चीजें होंगी जो हम सबके लिए। अभी मेरी 2 बुक्स पाइपलाइन में है। उसके बारे में बताइए। एक है मदर इन लव। अच्छा। मदर इन लव मत कहो, मदर इन लव कहो, डॉटर इन लव कहो। क्या बात है। माँ जो पैदा करती है वो संस्कार देती है। जो सासू माँ होती है, जैसे मेरी सासू माँ थी, उसने मुझे व्यवहार दिया, तो असली तो वो पालती है आगे आने वाले बिल्कुल, संस्कार, क्योंकि आई थिंक व्यवहार वही सिखाती है, जीवन के व्यवहार वही सिखाती हैं बस। तो उसको मदर इन लव कहो। सास को बुरा बना देते हैं, हमारा जो पुराना कल्चर है वो हमेशा सास को बुरा, और बेटी पैदा होती है तो हमेशा उसको कहा जाता है तो सौरे जाके की करेंगे, तो ये डराया कर रहे, डराया जाता है। वो डरी ही हुआ रहती नहीं है, सास प्यार करने वाली। प्यार करने। अब मेरी 3 डॉटर इन लॉ है, दे आर नॉट डॉटर ना, डॉटर इन लव। मेरे को डॉटर की कमी अब नहीं महसूस होती, पहले होती थी, अब नहीं होती। और दूसरी जो पाइपलाइन में है वो है, एक तो मदर इन लव, और दूसरा मैं ये कर रही हूँ बुक कि इट्स आवर लाइफ। उनके, अश्विनी जी के जाने के बाद किन किन प्रॉब्लम का कैसे सामना किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे कई बार समाज की, कई बार रिश्तेदारों की नजरें बदल जाती हैं, वो सब भी एक, ये नहीं कि मैं अपना कुछ बताना चाहती, मैं दुनिया को एक प्रेरणा देना चाहती हूँ कि जब आपका अपना कोई चला जाता है तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी तकलीफें भी आती हैं, पर वो एक जिंदगी का एक्सपीरियंस है, वो भी सबको लर्न करना चाहिए। पर कई बारी जब हमें अनुभव मिल जाते हैं किसी के, तो वो सहारा बन जाते हैं और हमें जीने का, उस पल को निकलने का तरीका मिल जाता है। इसलिए किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबें बहुत जरूरी है। आज मेरा आखिरी सवाल आपसे, आज लाला जगत नारायण जी, रमेश जी और अश्विनी जी आपके सामने बैठे हों, आप उनसे अपने दिल की क्या एक बात कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी कि जो कुछ मैं कर रही हूँ, जो कुछ मैं हूँ, वो आपके इच्छानुसार, आपकी प्रेरणा से, आपके सपनों को साकार करने के लिए जो आपने मुझे विरासत दी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको निभाने के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। काश आप मेरे साथ होते, मेरे सामने होते, मेरा और मार्गदर्शन करते,
जो मुझे लाइफ का कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आप उसको 1 मिनट में सुलझा देते हैं। तो अगर वो तीनों मेरे सामने होते, मेरे साथ होते, तो कुछ नज़ारा और ही अच्छा और बढ़िया होता। अभी तो बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, मुझे उनका हमेशा आशीर्वाद चाहिए, हमेशा उनकी ब्लेसिंग चाहिए। वो जहाँ भी हैं मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मेरे बच्चे भी। आपके पास 3 बेटे हैं, वो 3 और ये 3, आपके पास 3 अभी भी है, और तीनों आपके साथ खड़े हैं। और मैं आपके बच्चों से मिली हूँ, इतने हम्बल। मैं पीछे अर्जुन से मिली, इतना समझदार और इतना स्पिरिचुअल पर्सन है वो। तो वो ऐसे संस्कार के साथ ही हैं। बहुत, किरण दीदी, बहुत अच्छा लगा। तीनों बेटे आदित्य, अर्जुन, आकाश, तीनों बड़े संस्कारी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और उनको यही सिखाया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बड़ों का आदर करके अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ो। तीनों स्पिरिचुअल भी हैं, अपना धर्म भी निभाते हैं और देश के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सब। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।